हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द ब्यूरोक्रेसी चैनल में। और आज हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं कि इस कम बचे हुए समय में किस तरीके से तेज़ी से रिवीजन किया जाए। ठीक है। अब क्योंकि हमने एक दिन हिस्ट्री में देखा था कि काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ से, तो उसको तो नज़रअंदाज किया जा सकता है नहीं। ठीक। तो हमने एक टाइमलाइन डिस्कस करी थी, जो पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पर पोस्ट वैदिक पीरियड में। ठीक है। देखते हैं उसके बाद भारत के इतिहास में फटाफट जो मेजर पॉइंट्स हैं उसको उसको रिवाइज करते हैं फटाफट, और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। ठीक। तो देखिए, उस दिन हमारी गाड़ी आकर रुकी थी अ, इस पॉइंट पर जिसका नाम है पोस्ट वैदिक पीरियड। 600 BC के आसपास ख़त्म हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मैं अगर चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ तो मैं सिर्फ एक ही दिशा में नहीं बढ़ सकता, कई सारी एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है। जैसे कि एक ये हो गया और एक ये हो गया। इधर मुझे बना देना चाहिए एक विंग और इन तीनों के अलग अलग नाम हैं। तो मैं कह लेता हूँ रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि धार्मिक आंदोलन। ठीक। जिसमें हम पढ़ते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बी एंड जे लिख दे रहा हूँ, बी फॉर बुद्धिज्म एंड जे फॉर जैनिज्म। इसी प्रकार से इसमें मैं लिख देता हूँ महाजनपद काल। ठीक। क्या लिख देते हैं यहाँ पर? महाजनपद एरा। तो ऐसे 16 महाजनपदों का उल्लेख है हमारे पास, और उन सबका महत्व है, जिसमें से मगध सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जानना होगा हमें। एक विंग में आगे बढ़ा रहा हूँ जिसका नाम रखते हैं हम सूत्र पीरियड, यानी कि सूत्र काल। तो लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक चलता रहेगा। तो जब हम ये पढ़ते हैं यानी कि रिलीजियस मूवमेंट पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि एक चैलेंज देखने को मिल रहा है उस समय के स्थापित धर्म के प्रति, अर्थात वैदिक कर्मकांड। इस विंग में आगे बढ़ते हैं तो हमको देखता है कि उस समय की राजनीति में क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी हो जाएगी ये विंग बता रहा है उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं को, यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहिए मेरे को? सोसाइटी। किस प्रकार से सोसाइटी उस समय की जटिल हुई। ठीक। तो 6th century BC में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 6th century BC ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। एक व्यवस्था स्थापित हो चुकी है और उसका नाम है वैदिक सभ्यता, और उनकी जो राजनीति थी वो भी इस्टेब्लिश है। ठीक है। तो हमको एक चुनौती देखने को मिल रही है रिलीजियस मूवमेंट के फॉर्म में, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और महाजनपद काल में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं और समाज में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो हमें इसमें क्या पढ़ना चाहिए? ठीक है। टॉपिक काफ़ी बड़ा है, समय काफ़ी कम है, फिर भी हमें रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो जितना तेज़ी से रिवीजन हो सकता है उतना हमको करना चाहिए। ठीक। तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। ओके। तो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है इसमें। ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, तो मिटा लेते हैं। ठीक। और मैं चर्चा करूँगा सबसे पहले बुद्धिज्म और जैनिज्म की। ठीक। सुनिए फटाफट। तो बात अगर हम करें बुद्धिज्म की, तो इससे रिलेटेड आपको क्या क्या पढ़ना है, मतलब रिवाइज करना है। तो सबसे पहली बात तो जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जन्म से लेकर मरण तक, उनके कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स याद रखेंगे आप। ठीक। एक बात तो ये हो गई, प्लस जो वाइटल इंफॉर्मेशंस हैं सिद्धार्थ की, उसको याद रखेंगे। कहाँ जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, पिता का नाम, किस कुल के थे, माता का नाम, मौसी का नाम, ठीक, पत्नी का नाम, बेटे का नाम, ये सारी बातें। पहले प्रवचन को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया गया था, ये सारी बातें आपको उनकी वाइटल इंफॉर्मेशंस कह सकते हैं, का संबंध सीधे सीधे उनके जीवन से था। ये आपको पढ़ना होगा। जन्म लुम्बिनी में हुआ है, 563 ईसा पूर्व में हुआ है। पिता का नाम है शुद्धोधन, माता का नाम है महामाया, मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी।
यशोधरा पत्नी का नाम है, राहुल बेटे का नाम है, चन्ना रथ चलाने वाले का नाम है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें इनफैक्ट आपको पता ही होंगी। ठीक। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इनकी टीचिंग्स क्या थी। ठीक है, जो इनकी शिक्षा थी उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक। बौद्ध मठ क्यों बनाया गया, वहाँ पर क्या चीज़ें होती थी। बौद्ध मठ में कई सारे रूल्स थे जिसको हम मोनेस्टिक कोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनेस्टिक कोड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मठों में रहने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जो माननी होती हैं। ठीक है, तो मठ का जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से चलता था। ठीक है, क्या वहाँ पर प्रजातंत्रात्मक प्रणाली चलती थी या इस प्रकार से, भिक्षुणियाँ कौन होती थीं, भिक्षु कौन होते थे, वर्षा काल में वो लोग अपना जीवन कहाँ बिताते थे, वर्षा काल में अपना टाइम पीरियड बिताने के बाद मठ में फिर से प्रवेश किया जाता था, उस प्रक्रिया को क्या कहते थे, जैसे कि उपसंपदा कहते थे उसको। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, सर्वाधिक वर्षा काल गौतम बुद्ध ने कहाँ बिताया, ये सारी तमाम बातें हैं जो आपको गौतम बुद्ध के बारे में पढ़नी होंगी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने चैलेंज किया उस समय की स्थापित सामाजिक व्यवस्था को, और वेदों की जो सुपेरिटी है उसको नकार दिया, और ह्यूमन रीजन्स पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? ह्यूमन रीजन्स पे। ह्यूमन रीजन से मतलब, मेरा मतलब है उस परम संभावना से जो हर व्यक्ति के अंदर छिपी हुई है। फिर से मुझे कहने दीजिए, उस परम संभावना के बारे में जो हर व्यक्ति विशेष के अंदर छिपी हुई है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। इस प्रकार से जाति व्यवस्था पर जरूर क्या उठा दिया होगा, सवाल उठा दिया होगा। किसने? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो वो जो स्कोप है किसी भी व्यक्ति को उस स्थिति तक पहुंचने का, जिसको दरअसल बुद्धत्व कहते हैं, वो कोई भी व्यक्ति अटेन कर सकता है। जिसके लिए ध्यान लगाने की साधना जो होती है, उसके तरीके बताए जाते थे। कहाँ पर? बौद्ध मठों में। और जहाँ पर बौद्ध मठ में स्वयं गौतम बुद्ध अगर विधि बता रहे हों ध्यान लगाने की, तो ज़रूर वो व्यक्ति विशेष उस स्थिति तक पहुँच सकता था। गौतम बुद्ध 80 साल तक जिए। 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। और भी कई सारे टर्म्स हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो आपको याद रखने होंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सहारा लेते हुए कि बुद्धिज्म से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, प्लीज़ उसको रिफ़र कीजिएगा। गौतम बुद्ध के मरने के बाद, सॉरी, जो महापरिनिर्वाण की जो स्थिति है उसको प्राप्त कर लेने के बाद, 4 बौद्ध संगतियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो अलग अलग समय में करी गई। कौन शासक था, अध्यक्ष कौन था, कहाँ पर हुई, और उस काउंसिल में क्या क्या हुआ, ये सारी बातें आपको कम से कम एक बार रिवाइज कर लेनी चाहिए। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर आपकी तैयारी पहले से है, तो इस पूरी चीज़ को पढ़ने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए याद दिला दी ताकि आप कम से कम इस चीज़ का रिवीजन जरूर कर लें, प्लीज़। ठीक है, तो बुद्धिस्ट काउंसिल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो एसोसिएटेड टर्म्स हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद काफ़ी समय के बाद भी हम देखेंगे कि बुद्धिज्म में काफ़ी चेंजेस आते रहे। उन चेंजेस को भी आपको देखना है। ठीक है, किस प्रकार से बौद्ध धर्म तिब्बत में पहुंचा, वगैरह वगैरह। और आने वाले कई सारे शासक, वो कौन से शासक रहे होंगे जिन्होंने बुद्धिज्म को संरक्षण दिया। जैसे हम देखते हैं कि जब मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो विदेशी शासक हैं उनके शरण में चला जाता है बुद्धिज्म, यानी कि कनिष्क के समय में। फिर हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड में हम ऐसा कोई भी पैट्रोनाइजेशन बुद्धिज्म के प्रति हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, हर्षवर्धन का टाइम आता है, फिर उसके बाद पाल किंगडम्स के आते हैं लोग, धर्मपाल और वो लोग जो पश्चिम बंगाल में स्थापित होते हैं। और इस प्रकार से बुद्धिज्म अपनी गति से धीरे धीरे आगे बढ़ता है समाज में, क्योंकि उसने गहरी अपनी पकड़ बना ली थी। लेकिन वैदिक जो व्यवस्था थी वो स्थापित थी। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। इसी प्रकार से इसका समकालीन एक और सेक्ट या कह सकते हैं कि धर्म है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जैनिज्म। जैन से संबंध में आपको क्या क्या पढ़ना है? जैनिज्म में आपको पढ़ना पड़ेगा 24 के 24 तीर्थंकरों के बारे में। ठीक, जिनमें से 4 से 5 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके आपको जानने पड़ेंगे कि सिंबल, यानी कि उनको किस चीज़ से डिनोट किया जाता था। ये सारी बातें, उन 2 तीर्थंकर के नाम आपको याद रखने होंगे जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है, वो आप बताएंगे। मल्लीनाथ जो कि एक स्त्री थे,
वो किस नंबर के तीर्थंकर थे ये पता होना चाहिए। ठीक है। ऐतिहासिक रूप से दो जैन सबसे इंपॉर्टेंट हैं जैन जैन तीर्थंकर, एक तो है 23वें पार्श्वनाथ और एक 24वें महावीर स्वामी। इन्होंने कौन सी वो चार शिक्षाएं दी थी, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और पांचवी किसने जोड़ी थी, महावीर ने, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो जैन से संबंधित भी कई सारे एसोसिएटेड टर्म्स हैं जिनको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। महावीर स्वामी और बुद्ध, गौतम बुद्ध, दोनों आपस में समकालीन थे। दोनों के टीचिंग्स में काफ़ी हद तक फ़र्क है और कुछ हद तक सिमिलैरिटीज़ भी हैं। दोनों क्षत्रिय कुल के परिवार के थे और दोनों ने ही वेदों की सत्ता को अस्वीकार ही किया है। और हम कह सकते हैं कि इस मामले में बुद्धिज्म और जैनिज्म काफ़ी हद तक क्या है, सिमिलर है, और कई मामलों में क्या है, डिफर है। ये अतिवादी धर्म है, ज़रूरत से ज़्यादा नॉन वायलेंस, लेकिन प्रचंड नॉन वायलेंस करता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करने की भी इजाज़त हमको जैनिज्म जैसे धर्म में नहीं मिलती। इससे क्या हुआ होगा, इससे ये हुआ कि लोगों को प्रोफेशन अपना छोड़ना पड़ा होगा, लेकिन प्रोफेशन छोड़ देंगे तो फिर कमाएंगे खाएंगे कैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैनिज्म उतनी व्यापकता, कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाया जितनी बुद्धिज्म में थी। तो जैन को मानने वाले लोगों को कम से कम एग्रीकल्चर तो छोड़ना ही पड़ा होगा। एग्रीकल्चर छोड़ दिया गया और किस पेशे को अपनाया, एक ऐसे पेशे को जहाँ पर गलती से भी हिंसा ना हो। ठीक, इतना मतलब इतना प्रचंड स्थिति में जाके नॉन वायलेंस करनी है। तो ये सब लोग कहाँ बस गए होंगे, समुद्र तटों पे बस गए होंगे जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस किया जा सकता था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैन समाज कितना संपन्न समाज बन गया होगा अपने धर्म के कारण। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय दीजिए और उन सभी क्वेश्चंस को भी देखिए जिसको हम PYQ कहते हैं, कि UPPSS जैसे एग्ज़ाम में जैनिज्म और बुद्धिज्म से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, UPSC के स्तर के नहीं पूछे जाते। अच्छी बात यह है कि जो फैक्ट्स आपको किताबों में डायरेक्टली मिल जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये अच्छी बात है कि PCS के एग्ज़ाम में पढ़ी हुई चीज़ आपको दिखाई देती है किस में, पेपर में। ठीक है, तो ये तो रही बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात। तो कम से कम आप 1 से सवा घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे भी दे देंगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा आपका। तो मैं चाहूँगा कि आप ये दोनों चैप्टर्स पढ़ें। ठीक है, वे लोग तो पढ़ें ही जिन्होंने पहले पढ़ाई कर रखी है, इसको हम रिवीजन के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, फिर बात आ जाती है महाजनपद पीरियड की। महाजनपद एक बहुत बड़ी एक्टिविटी मानी जाती है 6 सेंचुरी BC के बाद की, जिसमें हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ, यानी कि कैपिटल, महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। वे कौन से 4 महाजनपद थे जो सबसे शक्तिशाली थे, और उन सभी 4 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा साबित होता है, उसका नाम है मगध। मगध के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहिए चीज़ों को। 3 वंशों का उल्लेख मिलता है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, तो इसमें कोशिश कीजिएगा कि कम से कम उनकी कैपिटल्स के बारे में एक बार देख लीजिएगा और हो सके तो राजाओं के नाम देख लीजिएगा। ठीक है, मगध में तो खैर आपको थोड़ा थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, कालाशोक किसका पुत्र था, अजातशत्रु कौन था, पितृहंता वंश किसको कहा जाता है, पहली बौद्ध संगति किसने करवाई, दूसरी बौद्ध संगति किसने करवाई, वैशाली नाम का नगर किसने स्थापित करवाया, राजगृह कब तक राजधानी थी, कुछ इस तरीके से, पाटलिपुत्र नगर किसने बनाया। ओके, तो ये सारे फैक्ट्स जो मैंने आपके सामने अभी लिए वो कम से कम आपको रिमेंबर यानी कि याद रखने होंगे, और इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, PYQ का सहारा ले सकते हैं। मार्केट पे ऐसी कई सारी बुक्स हैं जो सेक्शन वाइज आपको इन सब चीज़ों की सुविधा देती हैं। साथ ही साथ स्टडी फॉर सिविल सर्विस में भी ऐसा कई मटेरियल पड़े हैं जिनको आप रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़े ही सटीक हैं, बहुत ही एक्यूरेट हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस से। तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं लगभग उतनी ही मेहनत यहाँ पर पेपर क्यूरेटर्स लोगों ने भी कर रखी है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम से। ठीक, तो महाजनपद एरा को बिल्कुल भी ना छोड़ें, 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम इसको भी दीजिए प्लीज़, क्वेश्चंस के साथ साथ। ओके, तीसरी चीज़ आपको 6 सेंचुरी BC में देखने को मिलेगी और वो है सूत्र पीरियड। सूत्र पीरियड में आपको सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है,
सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, और आपको देखना पड़ेगा कि सामाजिक व्यवस्था कितनी जटिल हुई है, कहाँ से जानकारी मिल रही है। जानकारी मिल रही है धर्म सूत्र से, गृह सूत्र से। ठीक है, द्विज शब्द का उल्लेख आपको मिलेगा यहाँ पर। द्विज का मतलब क्या है, समाज आखिर जटिल हुआ कैसे। ठीक है, आखिर वो कौन कौन से रूल्स स्थापित हो चुके थे पूरी तरीके से, जिसने समाज को काफ़ी जटिल बना दिया था। ठीक है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। गृह सूत्र इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जो कई प्रकार की जानकारियाँ देता है हमको उस समय की। गृह सूत्र जिसमें 16 संस्कारों का उल्लेख है। का उल्लेख है 16 संस्कारों का। इसके बारे में भी देख लेना चाहिए हमें। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो मुंडन संस्कार होता है वो किस नंबर पे है, विवाह संस्कार किस नंबर पे है, नामकरण किस नंबर पे है, किस नंबर का संस्कार है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको इस 16 संस्कारों में आपको देखने को मिलेंगी। 8 विभिन्न प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आर्ष विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह। इस प्रकार का उल्लेख किस टेक्स्ट में मिला है, गृह सूत्र में मिला है। ठीक, तो ये पोर्शन भी आप पढ़िएगा ज़रूर, कुछ ना कुछ इसमें यहाँ भी है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो 6th सेंचुरी में हमने देखा कि किस प्रकार से इन टॉपिक्स को हमको रिवाइज कर लेना चाहिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने चाहिए, और स्टडी फॉर सिविल सर्विस के जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं आप लोगों के लिए उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 6th सेंचुरी BC से लेकर जो हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है, मैं उसको फिर से आगे बढ़ाऊंगा और यहाँ पहुँचता हूँ मैं मगध में। मगध साम्राज्य देखते हैं कि किस प्रकार से लगभग 323 ईसा पूर्व तक स्थापित रहता है, जिसमें से हमें नंद डायनेस्टी के अंतिम राजा घनानंद के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत ही अत्याचारी किस्म का शासक था, बड़ा ही बदतमीज किस्म का था, ऐसा बताया गया है। उसी के दरबार में चाणक्य के पिता रहते थे, वही चाणक्य है जो प्रधानमंत्री बना चंद्रगुप्त मौर्य का। और किस प्रकार से मगध साम्राज्य का उन्मूलन होता है, और इसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। पिछले दिनों हमने मौर्य एम्पायर के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करी हैं, खास तौर पे अशोक के एडिक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं उसको ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। तो मौर्य एम्पायर भी आप देखेंगे साथ साथ। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना होने से पहले मगध साम्राज्य के पतन होने के बीच में हम देखेंगे कि एक और घटना घट रही है यहाँ पे 326 ईसा पूर्व में, जिसका नाम है अलेक्जेंडर इन्वेजन, यानी कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण। इसने भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। ठीक है, तो इसके आक्रमण के बारे में भी आप एक रीडिंग मारेंगे कि कब किया, कौन कौन से प्रांत यहाँ पर स्थापित किए, पोरस कौन था, किस क्षेत्र का राजा था, उस युद्ध का नाम क्या है जो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था, तक्षशिला का शासक कौन था, आम्भी, है ना, आम्भी नाम का शासक है जिसने सिकंदर के आक्रमण को और फैसिलिटेट ही किया है एक तरीके से। ठीक है, ये सब अंतपाल हैं। ठीक है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों के राजा हैं। तो इस आक्रमण को हम कह सकते हैं कि इन अंतपालों ने ही क्या किया होगा, फैसिलिटेट किया होगा, और इन आक्रमणकारियों को सुविधा ही मिली होगी भारत में आक्रमण करने की। बहरहाल सिकंदर का जो एम्पायर था इंडिया में, ऐसा कोई लॉन्ग लास्टिंग एम्पायर नहीं है, वो खाली इंडिया के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस वाले पार्ट तक ही सीमित रहा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी कुछ चीज़ें जाननी चाहिए हमें कि निकेटर के साथ उसका युद्ध कब हुआ था, वो कौन से प्रांत थे निकेटर ने हारने के बाद दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान कर दिए थे, और अपनी बेटी हेलेना का विवाह कर दिया था। इस प्रकार की चीज़ें। चंद्रगुप्त के कई सारे नाम मिलते हैं, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोप्टस करके। ये किस किसने दिए थे, जस्टिन प्लूटार्क, है ना, जस्टिन हिप्पोटोम। ये सारी बातें हमने थोड़ी बहुत डिस्कस करी भी हैं। ओके, बिंदुसार के संबंध में 2-3 फैक्ट्स अक्सर याद रखने चाहिए। कौन से धर्म को मानता था, कौन सा समकालीन शासक था इसका, सीरिया का एंटियोकस। ठीक है, किन चीज़ों की मांग करी थी इसने, मीठी मदिरा, स्वीट वाइन, ड्राई फिग्स एंड सोफिस्ट, दैट इज़ दार्शनिक। ये सारी बातें हमको पता हैं। ठीक है, आपको भी पता होंगी ये सारी बातें। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम काल में जैन धर्म स्वीकार किया था। तल्लेखना विधि से प्राण त्यागे थे। कहाँ त्यागे थे, स्वर्ण बेलगोला में। कहाँ है, कर्नाटक में है। तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है
कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अर्थात मौर्य साम्राज्य का साम्राज्य कम से कम कर्नाटक तक तो फैला ही था। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, मतलब आपको रिवाइज करनी होगी। ओके, मौर्य एम्पायर में इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो प्रशासन है ये भी काफ़ी उच्च कोटि का था, हाईली सेंट्रलाइज्ड था, अर्थात अत्यधिक केंद्रीकृत था। और ये सारी योजना किसने बनाई थी? चाणक्य ने। चाणक्य में हमें इनके प्रशासन, इनके 26 अध्यक्षों, लैंड रेवेन्यू सिस्टम और उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। मैगस्थनीज की इंडिका में भी काफ़ी जानकारी मिलती है जो उस समय के समाज के बारे में बताता है। 7 प्रकार के समाज के वर्गों को उसने विभाजित किया था। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि छठा कौन था, सैनिक को किस नंबर पे रखा था, दार्शनिक कौन हुआ करते थे, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। अशोक के बारे में हम काफ़ी हद तक चर्चा कर चुके हैं रिवीजन वाले उसमें, तो वो आप उससे परिचित होंगे जितना मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कहाँ तक? आपकी मौर्य साम्राज्य की। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मौर्य साम्राज्य का टाइम पीरियड जो है 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहे होंगे जिसको अच्छी खासी जगह दी गई है भारत के इतिहास में। ठीक है, अच्छी खासी जगह दी गई है। रोमिला थापर, आर एस शर्मा जैसे जो लेफ्ट विंग वाले इतिहासकार हैं, उन्होंने भी मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड करी है जो कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सोर्स है हमारे यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो अब हमें हिस्ट्री वाले सेक्शन में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो जब हम आगे बढ़ते हैं हमको पता चलता है कि मौर्य एम्पायर के समाप्ति के बाद हम पहुंचते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड में। कहाँ पहुंचते हैं? पोस्ट मौर्यन पीरियड में, यानी कि मौर्योत्तर काल की बात हो रही है। की बात हो रही है? मौर्योत्तर काल की बात हो रही है। तो मुझे ये लिख देना चाहिए 185 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 300 एडी तक, यानी कि ईसवी तक लिख देना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पोस्ट मॉडर्न पीरियड को आप लोगों की या अपनी सुविधा के लिए क्या करूँगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। यहाँ पे मुझे लिख लेना चाहिए फॉरेन इन्वेडर्स। क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? फॉरेन इन्वेडर्स। क्या लिख देना चाहिए? फॉरेन इन्वेडर्स, यानी कि विदेशी आक्रमणकारी। ठीक है, और मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए? इंडिजीनियस डायनेस्टीज। क्या लिखना चाहिए? इंडिजीनियस डायनेस्टी, यानी कि मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भारतीय राजवंश। तो आप समझ सकते हैं नक्शे के जरिए कि ये कहाँ की बात हो रही है भाई। तो बात हो रही है ये, बात हो रही है भारत के 2 हिस्सों की, अलग अलग इलाकों की। तो अगर मैं इंडिया का ये रफ मैप बनाऊं और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, इधर वाला नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस वाला जो पार्ट है, वेस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर हम आक्रमणकारियों को आते हुए देखेंगे एक एक करके। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, कई बार आया है, बार बार आया है। क्या? शक कौन थे? ठीक, शाकाज। ओके, और फिर इसके बाद अ, पहलव कौन थे? ठीक, पहलव पार्थियन भी कहते हैं। इसी प्रकार से कुषाण कौन थे? ये सारी मेजर आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत के इन इन हिस्सों में अपना साम्राज्य स्थापित किया। काफ़ी लंबे समय तक वहाँ के सामाजिक और राजनीति को प्रभावित किया है और खुद भी प्रभावित हुए हैं, बड़ी बात तो ये भी है। तो इन सभी विदेशी आक्रमणकारियों में कुषाणों का नाम थोड़ा सम्मान से लिया जाता है। इन्होंने भी भारतीय धर्म को अपनाया था। इसके जो शुरुआती शासक हैं, ठीक है, शुरुआत के जो शासक हैं, विम कैटफिसेस है, कुजूल कैटफिसेस हैं, इन लोगों ने शैव धर्म अपनाया। और इसका सबसे महानतम शासक है जिसका नाम आप जानते ही हैं, कनिष्क। उसने तो बुद्धिज्म अपना लिया है, बुद्धिज्म। चौथी बौद्ध संगति का उल्लेख मिलेगा आपको यहाँ पे। और हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको बुद्धिज्म इसके पीरियड में। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा कनिष्क के समय में, और वो है मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली। ठीक है, क्या देखने को मिलेगी? मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली आपको देखने को मिलेगी इसके समय में। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था शायद कल
कि मथुरा कला शैली के क्या फीचर्स थे, गांधार कला शैली के क्या फीचर्स थे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है साथ साथ। ओके, ये वो समय है जब सिल्क रूट जो कि कश्मीर से गुजरता है, चीन और पश्चिम जगत से जुड़ता है, उससे व्यापार और वाणिज्य अपने चरम पे था। तो जो मार्ग कश्मीर से होते हुए जाता था सिल्क रूट का, उस पर कनिष्क का नियंत्रण था। तो डोंट यू थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। यकीन मान के यकीन मानिए कि जब आप पुराने पेपर देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा आपको। ठीक, ट्रेड एंड कॉमर्स अपने चरम पे था इन दिनों। ठीक, कई सारे आपको यहाँ पर पोर्ट्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? पोर्ट्स, पश्चिमी क्षेत्र में भी और पूर्वी क्षेत्र में भी। ठीक है, जैसे कि मुजरिस है, मुजरिस ताम्रलिप्ति है, ट्यूटिकोरिन वाला इलाका है, ठीक है, जो तमिलनाडु के पास था। तो ऐसे कई सारे पोर्ट्स मिलेंगे आपको जिससे विदेशी व्यापार होता था। तो हम कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार अपने चरम पे था। कब? मौर्योत्तर काल में। ठीक, अच्छा, इसी में हमको इंडो ग्रीक भी मिलता है। सॉरी, सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या बताना चाहिए, इंडो ग्रीक्स जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। और माना जाता है इस इंडो ग्रीक्स वो लोग रहे होंगे जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने जारी किए हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अमाउंट में किसने जारी किए हैं? गुप्तास ने किए हैं। ठीक है, मैं इसको ज़रा अलग से आपको समझाता हूँ। गोल्ड कॉइन की अगर हम बात करें, कॉइन की, मैं आहत सिक्के की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम गोल्ड कॉइन की बात करें तो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? इंडो ग्रीक्स ने, यानी कि हिंद यवन ने सबसे पहले। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए हैं? कुषाणों ने। सबसे ज़्यादा अमाउंट में किसने सर्कुलेट किए थे? गुप्ताज ने। तो ये 3 फैक्ट हैं, ये आप याद रखेंगे, सबसे पहले, सबसे शुद्ध और सबसे अधिक। ठीक, याद रहेगी बात। तो कॉइनेज भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है हमको इतिहास को समझने में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी दौरान हम देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमको इंडिजीनियस डायनेस्टी के बारे में भी थोड़ी समझ होनी चाहिए, यानी कि जो भारतीय राजवंश हैं वे कौन कौन से थे। तो अगर मैं मौर्योत्तर काल में जाऊं और सीधे 185 ईसा पूर्व में पहुंचूं फिर से, तो हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी गई। किसने करी? उसी के प्रधानमंत्री ने। कौन था प्रधानमंत्री? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर डाली भाई। तो हम देखते हैं कि भारत के उस हिस्से में, ठीक है, जहाँ पर पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी, अब किसका नियंत्रण है? पुष्यमित्र शुंग का है। काफ़ी जानकारी मिल रही है हमको इसकी, कहाँ से? अयोध्या अभिलेख से। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। इन सब चीज़ों से हमको ये पता चलता है कि वैदिक जो कर्मकांड थे उसको फिर से रिवाइव किया गया होगा। ठीक है, तो हमको ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक है। और हम देखते हैं कि ये जो डायनेस्टी है ये लगभग 75 BC तक स्टैब्लिश रहती है। इसके समय में कई सारी गतिविधियां हुई। भागभद्र नाम के राजा का नाम मिलता है, हेलियोडोरस के नाम से आप परिचित होंगे। ठीक है ना, याद आ रहा है कुछ? प्लीज़ इसको ज़रा देखिएगा। ठीक है, पुष्यमित्र, ये जो शुंग डायनेस्टी है, शुंग डायनेस्टी के जो राजा हैं इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए हमने अपने पहले वाले सेशन में पढ़ाई भी की थी। तो प्लीज़ हो सके तो इस पे भी एक नज़र मारिए। ठीक है, और आपको कई सारी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू विल गेट, कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको शुंग डायनेस्टी से मिल जाती है। कण्व डायनेस्टी वासुदेव द्वारा स्थापित होती है। सॉरी, कण्व, कण्व वंश। ठीक है ना, चलो मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ। कण्व वंश की स्थापना होती है। कण्व वंश चलता है आपका 75 से लेकर 30 ईस्वी तक, 30 ईसा पूर्व तक, सॉरी। तो ये भी लगभग वहीं पर स्थापित था जहाँ पे शुंग वंश की स्थापना हुई थी, यानी कि बिहार वाले पार्ट में। तो इसमें आप क्या करिएगा, राजाओं के नाम याद रखिएगा, बस इस तरह कुछ नहीं आने वाला है यहाँ पर। इस वाले में क्या देखेंगे, कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट भी हैं, जैसे कि मालविका अग्निमित्रम, है ना। मालविका अग्निमित्र से मतलब यहाँ पर ये है, अग्निमित्र नाम के राजा का नाम मिल रहा है हमको, जो बाद में लिखा गया ग्रंथ है, वो एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बन जाता है। शुंग डायनेस्टी में भागभद्र का नाम आप सुनेंगे। ठीक है,
के दरबार में हेलियोडोरस आया था। आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये इम्पॉर्टेंट है। भागवत धर्म की जानकारी मिल रही है हमको यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पर उसने गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। क्या स्थापित किया था? गरुड़ स्तंभ। ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी कई बार पूछा है किसी ना किसी तरीके से, और पीसेस में भी। हेलियोडोरस, गरुड़ स्तंभ, भागभद्र, कमाल है। पता नहीं क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, हम पहुँचते हैं दक्षिण भारत की तरफ और देखते हैं कि दक्षिण भारत में इन दिनों एक और महान राजवंश की स्थापना होती है जिसको हम कहते हैं आंध्र सातवाहन, या सीधे कह सकते हैं आप सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन, आंध्र सातवाहन भी कहा गया है। तो इनका जो कार्यकाल कह सकते हैं कि जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र वाला है। स्थापना इसकी करी थी सिमुक ने, और इसके महानतम शासक कौन है? गौतमी पुत्र शतकर्णी। तो कई सारे ऐसे अभिलेख हैं जो हमको इस डायनेस्टीज के बारे में जानकारियां देते हैं। ठीक है, जिसमें गौतमी पुत्र शतकर्णी है, सिमुक है, हाल है। हाल नाम के शासक का एक ग्रंथ भी है, उसको पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, वो कौन सा शासक था सातवाहन किंग का, जिसने एक ऐसा सिक्का जारी किया था जिसमें जहाज की आकृति मिलती है, जिससे पता चलता है कि वो समुद्री यात्रा का बड़ा प्रेमी आदमी था। कुछ इस तरीके से सातवाहनों ने कई प्रकार के सिक्के जारी किए, जिसमें पोटीन के सिक्के भी जारी किए हैं, शीशे के सिक्के जारी किए हैं। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। और रुद्रदमन का नाम सुना होगा आपने, जो सातवाहन का नहीं है, शक शासक है। इनमें से किसी का समकालीन है। आप मुझे बताएंगे कि रुद्रदमन किस सातवाहन शासक का क्या था? समकालीन था। ओके, ठीक है। तो ये सारी बातें हम कहाँ तक पहुँचाते हैं? पोस्ट मौर्यन पीरियड में। पोस्ट मॉडर्न पीरियड अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारे प्राचीन भारत का, और परीक्षा के लिहाज से भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे इस पीरियड को आप 185 से लेकर 300 ईस्वी तक, 185 ईसा पूर्व तक। लैंड ग्रांट यानी कि भूमि अनुदान में दिए जाने का भी उल्लेख। सबसे पहले साक्षी प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ये क्वेश्चन भी इसी वाले पार्ट से आता है। भूमि अनुदान का पहला अभिलेख कौन सा था? ठीक है ना, समझ रहे बात को? तो आपने देखा इसको कि क्या इंपॉर्टेंस है पोस्ट मॉडर्न पीरियड की। तो अगर आपने ये लेक्चर पूरा सुना है ना, अगर आपने लेक्चर पूरा सुना है और मेरे लेक्चर को सुनने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, तो यकीन मान के चलिए कि कल आपका आधा दिन पूरा खाएगा ये, अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो। इस वाले सेक्शन को लेकर करिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करिए और इसको भी करिए। 2 बार बैठिए, 2-2 घंटे, और इसको पूरा निपटा लीजिए। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल वाले सेशन में, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड के कि क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, तब तक बने रहिए सिटी फॉर सिविल सर्विस के साथ और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।